प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आज के 294वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सिंधु और राशि ने आश्रम में सीनियर अभिमन्यु की खोज के दौरान एक गुप्त डायरी लेकर आई थी, जिसे उन्हें पता चला कि अभिमन्यु हर साल हरियाणा के एक गांव में जाते हैं। जब वे आश्रम से भागने लगी तो पहरेदारों ने उन्हें देख लिया था, लेकिन सिंधु ने उन्हें मारकर रास्ता साफ किया और वे मनाली में युवराज के होटल में पहुंच गई थी, जहां उन्होंने दरवाजा खटखटाया। युवराज ने चौंक कर दरवाजा खोला और दोनों ने अंदर जाकर बताया कि उनके पास बेहद जानकारी है। मनाली के पहाड़ियों के बीच ठंडी हवाएं चल रही थी। होटल के कमरे में घड़ी के टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी, लेकिन होटल के उस कमरे में जहां युवराज, सिंधु और राशि बैठे थे, वहां अलग ये उथल पुथल मची हुई थी। सोफे पर बैठी राशि और सिंधु की तेजी चलती सी सांसें इस सन्नाटे को चीर रही थी। सिंधु और राशि दोनों होटल के अंदरूनी हिस्से के रखे सोफे पर ढेर हो चुकी थी। वो हाँफ रही थी, उनकी सांसें तेज थी। उनके चेहरे पर साफ पता लग रहा था कि बहुत बड़ी मुसीबत से निकल कर आई हैं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी थी। वे अपनी खोज से उत्साहित थी, लेकिन आश्रम से भागने के बाद की घबराहट अब भी उनके दिलों में बनी हुई थी। सिंधु ने धीरे से कहा, सीनियर, हमने हमने पता लगा लिया है कि जो हमें क्या क्या चाहिए था। युवराज ने जल्दी से उन्हें इधर आराम से बैठने का इशारा किया और उसने पास रखी पानी की बोतल उठाई और उनकी ओर बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही उसने पानी की बोतल उनके हाथों में देने की कोशिश की, दोनों लड़कियां चौंक गई और तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। जैसे ही उसने ये किया, राशि और सिंधु एक साथ बोल पड़ी, नहीं नहीं युवराज जी, आप तो हमारे गुरु हैं। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, न कि आपको हमारी। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखा, लेकिन उनकी आवाज में एक गहरी सख्ती थी। उसने कहा, गुरु को भी अपने शिष्यों की देखभाल करनी होती है, और अभी मैं गुरु नहीं बल्कि तुम्हारा साथी हूं। अब चुपचाप पानी पियो और बताओ क्या हुआ है। उसकी आवाज में आदेश था, जिसे दोनों शिष्याएं और ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उन्होंने सिर झुका लिया और दोनों ने धीरे धीरे पानी पीने शुरू कर दिया। ठंडे पानी ने अपने भीतर की थकान को उनके थोड़ा सा कम किया और उनकी तेज चल रही धड़कनों को भी सामान्य कर दिया। अब वे थोड़ी सहज थी और युवराज ने उनके चेहरे पढ़े और समझ सकता था कि वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण लेकर आई है। उसने सीधा सवाल किया, अब बताओ कि सीनियर अभिमन्यु के बारे में क्या कुछ पता चला है। सिंधु ने बिना देर किए अपने कपड़ों के अंदर छुपाई हुई डायरी और पत्र निकाला, जिसे उन्होंने आश्रम के ऑफिस में खोजा था। उसमें से दोनों चीजें युवराज के सामने रखते हुए बोली, युवराज जी, ये डायरी हमें सीनियर अभिमन्यु के ऑफिस में मिली। इसमें उनके हर साल रहस्यमय तरीके से गायब होने की वजह लिखी है। युवराज का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने तेजी से डायरी और पत्र अपने हाथ में लिए और पढ़ने लगा। उसने पत्र को खोला और उसकी आंखें शब्दों पर दौड़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे पर कई भाव आए और जाए। वो लगातार गंभीर होता जा रहा था। पत्र के अंदर लिखे शब्द पढ़ते ही युवराज की आंखों में रोशनी कौंध गई। उसने मुस्कुराते हुए राशि और सिंधु की तरफ देखा। उसने महसूस किया कि आखिरकार एक बड़ा सुराग उनके हाथ लग चुका था। हर साल वो अपने गांव में जाता है, हरियाणा में, युवराज ने हैरानी से कहा। राशि और सिंधु चुपचाप उसकी प्रतिक्रिया को देख रही थी। युवराज ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। वो कुछ देर तक पत्र को घूरता रहा, जैसे वो उसके पीछे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने डायरी को एक तरफ रखा और एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा, कल सुबह हम उस गांव के लिए निकलेंगे। अब तुम दोनों आराम करो। सिंधु और राशि ने सिर झुकाकर सहमति जताई और आराम करने के लिए आगे चली गई। उन्होंने धीरे से अपने शरीर को सीधा किया और होटल के सोफे पर लेटने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो सोफे पर लेटने लगी, तभी युवराज ने उन्हें रोक दिया। तुम दोनों ये क्या कर रही हो? राशि और सिंधु ने चौंक कर उसकी ओर देखा। बिस्तर पर आराम से सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, युवराज ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। नहीं नहीं गुरुदेव, हम दोनों आपके होते बिस्तर पर नहीं सो सकते। आप आराम करें, हम सोफे पर सो लेंगे, सिंधु ने झिझकते हुए कहा। राशि ने भी सहमति में सिर हिलाया। युवराज ने कुछ पल के लिए दोनों को घूर कर देखा, फिर उसने सख्त लहजे में कहा, तुम फिर मेरी बात काट रही हो। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। इस बार उनकी आवाज में दृढ़ता थी। राशि और सिंधु ने एक दूसरे को देखा। अब वे और ज्यादा विरोध नहीं कर सकती थी। ठीक है गुरुदेव, राशि ने धीरे से कहा और बिस्तर की ओर बढ़ गई। सिंधु भी सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे चली गई। दोनों लड़कियां बिस्तर पर आ गई थी। तभी सिंधु ने धीरे से कहा, आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है युवराज जी। हम दोनों सोफे पर आराम से सो सकती हैं। नहीं नहीं,
तुम दोनों बहुत थकी हुई हो और तुम्हारे पैरों पर भी कितने छाले पड़ गए हैं। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। वैसे भी मैं अब यहाँ तक कमरे की में ही आराम कर रहा था। युवराज ने उनसे कहा और अपनी जगह से आगे आने लगा। दोनों ने जब युवराज के मुंह से ये सुना तो उन्हें दिल ही दिल बहुत अच्छा लगा। हमें हमें माफ कर देना युवराज जी। हमारे होते हुए आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी और इस थकान की वजह से न आपकी सेवा कर पा रही हैं। सिंधु ने फिर कहा। अरे सिंधु, ये क्या कह रही हो तुम? ये जरूरी थोड़ी ना है कि तुम दोनों हर रोज मेरी सेवा करो। चलो आज एक खेल खेलते हैं। क्यों ना आज मैं तुम दोनों लड़कियों की सेवा करूं। मैं भी तुम दोनों का ध्यान रखना चाहता हूं। वैसे भी ये थकान और चोटें तुम दोनों को मेरी वजह से ही आई हैं। क्या कहती हो? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे 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 युवराज जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसा खेल हुआ? हम ये खेल नहीं खेल सकते। सिंधु और राशि ने हैरानी से कहा। वे दोनों युवराज से अपनी सेवा कैसे करवा सकती थी? यह आश्रम के नियमों के सख्त खिलाफ था और युवराज उनका गुरु था, वे उनके सेविका। अरे क्यों नहीं हो सकता? और कौन सा मैं तुम्हें ये सब रोज करने के लिए कह रहा हूँ? खेल ही तो है, खेल की तरह खेलते हैं। क्यों ना तुम दोनों पहले मुझे बताओ कि तुम दोनों को भूख लगी है या नहीं, या फिर तुम दोनों ने डिनर किया नहीं? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, हम जल्दी जल्दी में भाग कर आई हैं और हमने और कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम ठीक हैं, सुबह सुबह खा लेंगे। सिंधु ने युवराज की आंखों में देखते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों मेरे होते हुए भूखी सोओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते हुए युवराज ने कमरे का इंटरकॉम रिसीवर उठाया और होटल के रिसेप्शन पर फोन मिला दिया। जैसे ही उधर से किसी ने फोन उठाया, युवराज ने उनसे 2 वेज सूप रूम में भेजने के लिए कहा। उसने ये सोचकर सूप ऑर्डर किया कि दोनों ने लड़कियों को पोषण भी मिलेगा और उनकी भूख भी खत्म हो जाएगी। और कुछ ही देर में होटल का वेटर सूप लेकर भी आ गया। युवराज ने उस वेटर के हाथ से ट्रे ली और वेटर को दरवाजा बंद करके बाहर जाने के लिए कह दिया। वेटर के जाते ही युवराज ने सूप का कटोरा उठाया और सबसे पहले राशि की तरफ बढ़ाया। मुझे तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो, क्योंकि तुम्हारा लेवल भी कम है, जिसकी वजह से तुम दोनों थक जाती हो। लाओ मैं तुम्हें अपने हाथ से सूप पिलाता हूँ। अरे अरे सीनियर, आप ये क्या कर रहे हैं? हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। आपके हाथ से सूप कैसे पी सकते हैं? सिंधु ने युवराज को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी युवराज ने उसे डांटते हुए कहा। सिंधु, अब तुम अपना मुंह मत खोलना, चुप रहो। ये कहते हुए उसने सिंधु को घूर कर देखा। दोनों लड़कियां युवराज की इस हरकत पर हिचकिचा रही थी, लेकिन युवराज ने अपनी हिचकिचाहट को नजरअंदाज करते हुए चम्मच उठाई और राशि की तरफ बढ़ा दी। राशि ने पहले तो अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन अंत में हार माननी ही पड़ी जब उसने अपना मुंह खोलकर युवराज के हाथ से सूप पीना शुरू कर दिया। चलो फिर से आ करो, युवराज ने कहा और फिर राशि को सूप पिला रहा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। राशि अब उसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। वो बस चुपचाप युवराज के हाथ से सूप पी रही थी। सूप सच में बहुत अच्छा बना हुआ था और राशि को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने ऐसा सूप टेस्टी अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया था। युवराज ने उसे पूरा सूप पिला दिया। अब बारी आई सिंधु की। उसने भी थोड़ी देर नाटक किया, लेकिन उसका भी नखरा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उसने भी युवराज के हाथों से सूप पी लिया और उसे सूप किसी अमृत की तरह लग रहा था। युवराज का ऐसे दोनों लड़कियों को सूप पिलाना दोनों को बहुत अच्छा भी लग रहा था। दोनों सोच रही थी कि युवराज जैसा गुरु का साथ तो पूरी जिंदगी दे सकती है। लेकिन राशि को थोड़ा भी बुरा लग रहा था कि युवराज ने सिर्फ 2 ही कटोरे सूप मंगवाया था। अगर वो 3 कटोरे मंगवाता तो दोनों भी युवराज को अपने हाथों से सूप पिला सकती थी। लेकिन युवराज को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। उसने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। युवराज ने जब ये कहा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युवराज उनसे आगे क्या कहने वाला है। युवराज ने आगे कहना शुरू किया। यह बहुत कम मौका पर हुआ है कि तुम दोनों इतनी ज्यादा थक गई हो। अब तुम दोनों सुबह तक बिस्तर से उतरना भी मत। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम दोनों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। तुम दोनों की मेहनत से ही ये तुम्हारी हालत हुई है, इसलिए अब तुम आराम करो, युवराज ने कहा। लेकिन उन दोनों को युवराज की बात कुछ अजीब लग रही थी। अचानक से युवराज उन दोनों से इस तरह बातें क्यों करने लगा था? युवराज जी, आप ये क्या कह रहे हैं? राशि ने पूछा। सिंधु ने भी युवराज को ऐसे देखा जैसे वो भी युवराज से कुछ पूछना चाह रही हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युवराज किस तरह की बात कर रहा था। उनकी ये हालात खराब हुई पड़ी है और युवराज उनके हालात देखकर खुश हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? इससे पहले कि तुम दोनों मेरी मसाज कर रही थी, है ना? अब आज मैं तुम्हें मसाज देने वाला हूँ, युवराज ने कहा और अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बात पर कोई शक नहीं था कि उन
लड़कियों ने उससे इतनी बार मसाज कर ली थी। लगभग हर बार युवराज को थकान होती, दोनों तुरंत उसकी मजाक करने के लिए खड़ी हो जाती, चाहे वे खुद कितनी भी थकी हुई हो। आज युवराज को सारा एहसान चुकाने का मौका मिल गया था। जैसे युवराज ने कहा कि उन्हें मसाज देने वाला है, दोनों लड़कियों को समझ ही नहीं आया कि वे मन ही मन सोच चुकी थी कि ऐसा कुछ नहीं होने देने वाली है। युवराज ने मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखा और साथ ही उन दोनों लड़कियों को रिलैक्स करने की कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। अब क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वो युवराज से मसाज करवाएंगे या नहीं? आखिर अभिमन्यु हर साल अपने गांव में क्यों जाता है और वो वहां पर क्या करने जाता है? क्या ये कोई साधारण यात्रा है, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? क्या लगता है आपको, इन सवालों के जवाब क्या होंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें।